हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का टॉपिक लेकर आई हूं और हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एवं फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग बिहार की कृषि से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा बिहार जो है ना, वो भारत के पूर्वी भाग में सिचुएटेड है, जिसकी अगर एरिया की बात की जाए तो बिहार की एरिया है 93.6 लाख हेक्टेयर, ठीक है ना, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 3% हिस्सा है बिहार का। बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्ण है। यहाँ की ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर ग्रीष्म ऋतु में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, तथा ठंडे की ऋतु में यानी जाड़े की ऋतु में बिहार की टेम्परेचर तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस तक आ जाती है। बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है: रबी फसल, खरीफ फसल तथा जायद फसल। और ये तीनों फसलों में मुख्यतः चावल, गेहूँ और मक्का के साथ साथ अनेक बागवानी फसलों का भी उत्पादन बिहार में किया जाता है। अब देखिए, गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है: उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों से पानी आता है और अधिकांश क्षेत्र उत्तरी बिहार का बाढ़ग्रस्त रहता है। वहीं अगर दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में पानी कहां से आता है, तो दक्षिणी बिहार में पानी जो आता है ना, वो मध्य भारत की नदियों से आता है और दक्षिणी बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र रहता है वो सूखाग्रस्त रहता है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान तथा दक्षिणी बिहार जलोढ़ मैदान, ये 3 भागों में हम लोग बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र को कैटेगराइज करते हैं, अर्थात बांटते हैं। ये विशेषताएं ही मिट्टी के गुणों, ये विशेषता जो है ना, वो मिट्टी के गुणों, भौगोलिक क्षेत्र, वर्षापात और टेम्परेचर को निर्धारित करती है, जिसके कारण फसल पैटर्न पर इफेक्ट पड़ता है। अगर बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार का जलोढ़ मैदान कम औसत वर्षापात वाला है, जहाँ अगर वर्षापात की बात करें तो तकरीबन 1102 मिलीमीटर के आसपास वहां दक्षिण बिहार में वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कुल 27 जिले हैं। दूसरी ओर अगर उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर पश्चिम में तकरीबन 1235 मिलीमीटर के साथ औसत वार्षिक वर्षा होती है, वहीं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 1382 मिलीमीटर के साथ वर्षा होती है। अब चलिए, यहाँ पर बिहार कि कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 जोन में जो कैटेगराइज्ड किया गया है, वो जोन कौन कौन से हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसका जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। तो देखिए, कृषि के अकॉर्डिंग बिहार को 3 जोनों में 3 क्षेत्रों में बांटा गया है और वे कौन कौन से हैं, तो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान, ठीक है ना। अब मिट्टी के प्रकार तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए, पहले पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। तो इसमें कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुई दोमट से चिकनी दोमट तक मिट्टी पाई जाती है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान में। अगर यहाँ का औसत वर्षापात की बात करें तो 1235 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है। टेम्परेचर यहाँ पर हाईएस्ट 36.6 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और न्यूनतम टेम्परेचर अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 7.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। मुख्य फसलें उगाई जाती है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान की: चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख, आम तथा लीची। और कौन कौन से जिले उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं, तो वे हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज तथा बेगूसराय। सेकंड हम लोग आ रहे हैं उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान में। तो यहाँ पर हल्का से मध्यम गठन, हल्की अम्लीय, बलुई से सिल्ट युक्त दोमट, इस प्रकार की मिट्टी उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ की अगर औसत वर्षापात की बात करें तो 1382 मिलीमीटर यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। टेम्परेचर यहाँ पर हाईएस्ट 33.8 डिग्री सेल्सियस जाता है, वहीं अगर न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें तो 8.8 डिग्री सेल्सियस रहती है। यहाँ पर जनरली मक्का, जूट तथा अनार की खेती की जाती है। कौन कौन से जिले उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं, तो वे हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया तथा किशनगंज। अब हम लोग थर्ड पोजीशन पर आ रहे हैं, जो है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ से बलुई दोमट तक की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ का औसत वर्षापात है 1102 मिलीमीटर। हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर 37.1 डिग्री सेल्सियस जाता है, वहीं पर लोवेस्ट टेम्परेचर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर जनरली चावल, गेहूँ, आलू, आम तथा अमरूद की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं,
तो इसमें शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद तथा गया, ये आते हैं दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान के अंतर्गत। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग बिहार में वन क्षेत्र को देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला जो पॉइंट दिया गया है उसमें कहा गया है कि भारत वन स्थिति 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7.76% भाग में वनावरण है, यानी वो वन से घिरा हुआ है, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.13% है। वनावरण और वृक्षावरण, तो वनावरण में आपके सिर्फ वन आ जाएंगे, फॉरेस्ट रेंज आ जाएंगे, पॉन्ड्स वगैरह भी आते हैं, और वृक्षावरण में जहाँ पर सिर्फ वृक्ष पाई जाती है तो उस क्षेत्र को वृक्षावरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में अभिलिखित वन क्षेत्र 6,877 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.30% है। ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में बिहार में वनावरण में तकरीबन 0.10% का चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक वनावरण वाला जो मतलब कि जिला है बिहार का, वो भभुआ यानी कैमूर है, जिसका मतलब कि 1056.39 किलोमीटर स्क्वायर में सिर्फ वन फैला हुआ है भभुआ का। सेकंड पोजीशन पर पश्चिम चंपारण आता है, जिसका 904.67 वर्ग किलोमीटर। थर्ड पोजीशन पर रोहतास 672.23 वर्ग किलोमीटर तथा फोर्थ पोजीशन पर जमुई 647.95 वर्ग किलोमीटर के साथ। और ये कहा गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले बिहार के जो जिले हैं ना, जहाँ पर सबसे कम वन पाया जाता है वो है जहानाबाद, जहाँ पर 0.0 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। आप सोच ही सकते हैं कि जहानाबाद में कोई वनावरण क्षेत्र नहीं है, 0.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। शेखपुरा की बात करें तो ये सेकंड पोजीशन पर है, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अरवल है 4 किलोमीटर स्क्वायर, और गोपालगंज है 4.91 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जो बिहार के जिले हैं वो जमुई है। जमुई की अगर बात की जाए ना, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वनावरण है। क्यों कह सकते हैं, तो जमुई का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 69.60 किलोमीटर स्क्वायर में वन ही फैले हुए हैं। सेकंड पोजीशन पर भभुआ यानी कैमूर आ जाएगा, वो 41.12 वर्ग किलोमीटर। थर्ड गया 29.04 वर्ग किलोमीटर तथा नवादा चौथे स्थान पर है 20.59 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले हैं, पहला पोजीशन पर जहानाबाद है, जहां पर 0.00% यानी एक भी नहीं वन पाए जा रहे हैं जहानाबाद में। शेखपुरा में 0.15%, गोपालगंज 0.016% तथा बक्सर 0.26%। ऐसा माना जाता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अकॉर्डिंग जहानाबाद एक ऐसा जिला है जहां वनावरण का क्षेत्र एवं प्रतिशत दोनों शून्य है, 0 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में वर्ष 2017 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक 20.73 वर्ग किलोमीटर तथा मुजफ्फरपुर में 19.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई तथा रोहतास जिले में 33.77 वर्ग किलोमीटर तथा गया में 14.69 वर्ग किलोमीटर, भभुआ कैमूर में 14.61 किलोमीटर की कमी हुई है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर 38 जिला दिए गए हैं, आप देख सकते हैं नीचे पूरा 38 जिला दिए गए हैं बिहार के, ठीक है ना। और उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है वो जिला वो दिया हुआ है। अति सघन क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए अति सघन क्षेत्र, मध्यम सघन क्षेत्र और खुला वन। फिर कुल भौगोलिक है और क्षेत्रफल का परसेंटेज है। तो अति सघन क्षेत्र ना वैसे वन क्षेत्र को कहा जाता है जहां वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक हो, और मध्यम सघन क्षेत्र वैसे वन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां वृक्षों का घनत्व 40% से 70% के बीच हो, तथा खुला वन क्षेत्र वैसे वन क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ वृक्षों का घनत्व 10% से 40% के बीच हो। तो चलिए, पूरा तो पढ़ के मैं नहीं बतलाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, तो मैं कुछ कुछ पढ़ देती हूँ। तो पहला जो अररिया की बात करें तो अररिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 2830 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें अति सघन क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो 0% है, यानी 0 वर्ग किलोमीटर में मतलब कुछ भी नहीं है। अररिया में कोई भी अति सघन क्षेत्र का कोई क्षेत्रफल अररिया में नहीं है। मध्यम है 8.10 किलोमीटर स्क्वायर से मध्यम
सघन वन फैला हुआ है अररिया में। वहीं खुला वन है अररिया में 142.91 किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक की अगर बात करें ना तो ये है वन, अगर इसको ऐड करते हैं आप देख लीजिए, इसको ऐड करते हैं 8.10 प्लस 142.91 तो ये कुल भौगोलिक आपका ऐड करने पर 151.01 आ जाता है। और क्षेत्रफल का प्रतिशत जो इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 2830 है, तो इसका ये कितना परसेंट है, तो 5.34% है। तो इसी प्रकार सबका दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अति सघन वन की संख्या बिहार में काफ़ी कम है। यहाँ पर बहुत देर के बाद एक जमुई जिला दिखा है जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 3098 किलोमीटर स्क्वायर और इसमें अति सघन वन पाए जाते हैं 28.97 किलोमीटर स्क्वायर पर अति सघन वन पाए जा रहे हैं जमुई में। मध्यम सघन वन है 351.69 किलोमीटर स्क्वायर पर, खुला वन है 267.29 किलोमीटर स्क्वायर पर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर जमुई के ये तीनों वनों क्षेत्र को ऐड किया जाए तो ये टोटल इतने आते हैं और ये जमुई का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका ये 69.60% है। ठीक है, जमुई के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लखीसराय की अगर बात करें तो 1228 किलोमीटर स्क्वायर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है और इसमें वनों की संख्या अगर हम लोग पढ़ते हैं अति सघन वन तो वो 17 किलोमीटर स्क्वायर है लखीसराय में अति सघन वन। 144.42 किलोमीटर स्क्वायर है मध्यम सघन वन तथा 18.99 किलोमीटर स्क्वायर है लखीसराय में खुले सघन वन। और ये तीनों को ऐड करने पर ये पूरा आ जा रहा है 180.41 जो लखीसराय के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 14.69% है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पटना की तरफ बढ़ते हैं, चूँकि राजधानी है तो एक नज़र पटना पे भी देख लेते हैं। तो पटना का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3202 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए 0 पर है ना, 0 किलोमीटर के क्षेत्रफल में पटना में अति सघन वन फैले हुए, यानी है ही नहीं पटना में अति सघन वन। मध्यम सघन वन की बात करें तो पटना में 18.78 किलोमीटर स्क्वायर के साथ मध्यम सघन वन है तथा खुले वन पटना में मौजूद हैं 4.76 किलोमीटर स्क्वायर के साथ। ये तीनों को ऐड करते हैं तो 23.54 आता है जो पटना के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 3202 किलोमीटर स्क्वायर का 0.74% है। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान यानी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क और ये कहाँ है तो पश्चिम चंपारण में है जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। और कुल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बिहार में यानी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% पर फैला हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है ना कि बिहार में बाघों की संख्या 2010 में कुल 8 थी, बट 8 साल बाद यानी 2018 में यह संख्या बढ़कर 8 से 31 पायदान पर पहुंच गई है। इसी प्रकार भागलपुर में गंगा में जो स्थित विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य है वहाँ गांगेय डॉल्फिन ताजे पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के ये तीनों पश्चिम चंपारण जिले में स्थित हैं। 899.38 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत इस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ, अब देखिए वाल्मीकि में क्या क्या है तो बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा, वन बिलाव, मुशंग, उदबिलाव, गौर, सांभर, चीतल, काकड़, पाड़ा, रीछ, अजगर, मकर, लंगूर, बंदर, गिद्ध इत्यादि पाए जाते हैं। इनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्ट एरियाज, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, भारत सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में जस्ट बताई 1989 में की गई थी जिसका जो क्षेत्रफल फैला हुआ है जो एरिया है वो 335.65 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो उसका क्षेत्रफल है 899.38 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग बिहार में अभ्यारण्य की संख्या और उनका क्षेत्रफल निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर सब दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वाल्मीकि बाघ शरण स्थली कहाँ है तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। कब इसकी स्थापना की गई तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिसूचना की तिथि है ये 7/8/2012। वन्य जीवों की प्रजाति कौन कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाघ, गैंडा, काला भालू, भारतीय स्लॉथ बियर, उदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंसा, जंगली सुअर, तो ये सब पाए जाते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में स्थित है, ठीक है ना। और इसकी अधिसूचना की जो तिथि है वो 27/5/1976 को है।
गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य नालंदा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर तथा रोहतास में, तथा रजौली जो नवादा का क्षेत्र है वो वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा में है। और ये सब में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो इसमें काला भालू, शुअर, बार्किंग टियर, स्पॉटेड टियर ऑफ हिरन, नीलगाय, तेंदुआ, बिल्ली, जंगली बिल्ली, लंगूर, बंदर और नेवला इत्यादि पाए जाते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, देखिए फ्रेंड आप सब ये सब याद कर लीजिए। पूछ सकता है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में, तो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर अब दलदली वन सहित गोझुर झील, ठीक है ना। नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। जल पक्षी, प्रवासी पक्षी यहाँ पर नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य में मिलते हैं। नकटी डैम अभ्यारण्य भी जमुई में है, यहाँ पर भी जल पक्षी तथा प्रवासी पक्षियों का निवास है। काबर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, यहाँ पर भी जल पक्षी तथा प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, यहाँ पर भी जल पक्षी तथा प्रवासी पक्षी। सलीम अली जुब्बा सहनी बड़ैला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है, यहाँ पर भी जल पक्षी तथा प्रवासी पक्षी स्थित हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, यहाँ पर गांगेय डॉल्फिन जिसे सूंस कहा जाता है तथा ताजे पानी की मछलियाँ और कछुए पाए जाते हैं। कहाँ, तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य में। तो चलिए फ्रेंड अब आगे पढ़ते हैं विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में, जो भागलपुर में सिचुएटेड है। यहाँ पर ना गंगा में 60 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है, जो सूंस ताजा पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है। राज्य में जल पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए 5 पक्षी अभ्यारण्य हैं। कौन कौन से वो मैं ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद फिर पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो राजगीर में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे अनेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं बिहार में। राज्य सरकार पारितंत्र विकास समितियों के जरिए वन्य जीवों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है बिहार सरकार। कांवर झील पक्षी आश्रयनी की अगर बात करें, कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयनी एवं सलीम अली जुब्बा साहनी बरैला झील पक्षी आश्रयनी प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किए गए हैं। जैविक उद्यान पटना में मैसूर चिड़ियाघर से एक जोड़ा गैंडा के बदले 12 जानवरों को प्राप्त किया गया, जिसमें जिराफ, ब्लैक स्वान और गौर प्रमुख हैं। जैविक उद्यान में 3D थिएटर के निर्माण का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा गया है। राजगीर में एक चिड़ियाघर सफारी, जिसे जू सफारी भी कहते हैं, उसकी स्थापना करने की बात भी सोची जा रही है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में जो स्थित है, जो 153 एकड़ की भूमि में विस्तृत है संजय गांधी जैविक उद्यान। इस उद्यान में तकरीबन 100 प्रजातियों के 1164 वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जा रहा है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र एवं विश्व के दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस उद्यान को राज्य का पहला पॉलीथीन या प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। गया जिले में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई है। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की और बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।